ये वाला किसने निकाल लिया होगा? तो कर दिया कई ने। क्या आंसर? ए। ए। देखते हैं। माई ब्रदर 3 ईयर एल्डर टू मी। बोलता है ब्रदर जो कि 3 साल बड़ा है मेरे से, तो ब्रदर बड़ा है बोलो, पहले बर्थ हुआ होगा या बाद में? ठीक है, तो जिसकी बात हो रही है ये उसका बर्थ हो गया। उसका ब्रदर 3 साल बड़ा है, 3 साल पहले बर्थ हुआ होगा, ये उसका ब्रदर आ गया। ठीक है, ब्रदर बर्थ 3 साल पहले हुआ होगा क्योंकि 3 साल बड़ा है। बोलता है फादर। नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिखना चाहिए इसको, तो बड़ा क्वेश्चन है, पहले पूरा समझना चाहिए, नहीं तो अपनी राइटिंग को और एक्यूरेट करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, पहले समझ लेते हैं। फादर वॉज 28 ईयर ऑफ एज वेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न। बोलता है फादर की एज 28 थी जब सिस्टर का बर्थ हुआ, और इसमें सिस्टर के बर्थ का मोमेंट नहीं दिया उसने। तो पता होना चाहिए सिस्टर इन दोनों के बीच में आ रही है, बीच में बर्थ हुआ है कि इससे पहले हुआ है कि इसके बाद हुआ है, तो वो लाइन अभी मैं यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा सिस्टर इनमें से किससे कितनी बड़ी है। तो आगे की लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं। देखो वो सेकंड लाइन में मिल गया, इफ माय सिस्टर वाज 4 ईयर ऑफ एज व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न। जब ब्रदर का ही बर्थ हुआ था उस वक्त वो 4 साल की थी, यानी सिस्टर तो ब्रदर से भी बड़ी है, यानी वो और 4 साल पहले बर्थ हुआ होगा उसका। पीछे जा रहा हूं तो -4 लिख देता हूँ, आगे सोच रहे हो तो +4 लिख देना, एक ही बात होगी वो तो। यानी सिस्टर का बर्थ ब्रदर से 4 साल पहले हुआ था। और ध्यान देना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपने फ्लो में पढ़ा, डाटा आगे पीछे करके लिख दिया बस, फिर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बात को ध्यान देना, ये स्किल क्वेश्चन है कि किसी की भी एज देता है वो प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, तो बड़ा क्लियर होता है ना, ये प्रेजेंट एज है, ये 10 साल पुरानी है, ये 15 साल बाद की है। ये डिफरेंट करेक्टर की एज दे रहा है, जब इसका बर्थ हुआ है कि इसके ब्रदर का हुआ है कि इसके सिस्टर का हुआ है, तो ये वही है पास्ट प्रेजेंट वगैरह। तो ये मूवमेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे पहले, और आगे पीछे का ध्यान देना होगा। अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। ब्रदर 3 ईयर एल्डर है, वो ठीक है। ठीक है, माई फादर वॉज 28 ईयर ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न। जब सिस्टर का बर्थ हुआ है, जिस वक्त सिस्टर का बर्थ हुआ उसकी एज तो 0 है, और उस वक्त फादर की एज कितनी दी हुई है मेरे को? 28। सिंपल। फिर उसके बाद बोलता है मदर की एज 26 है जब मेरा बर्थ हुआ है, जब इसका बर्थ हुआ है। ठीक है, जब इसका बर्थ हुआ है उस वक्त मदर की एज कितनी है? 26। और जब इसका खुद का बर्थ हुआ है उस वक्त इसकी एज क्या होगी? 0। सिंपल। सिस्टर 4 ईयर बड़ी है ब्रदर से, वो ठीक है, वो पहले ही हम ले चुके हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न। जब ब्रदर का बर्थ हुआ था उस वक्त फादर की और उस वक्त सिस्टर की एज बता दो, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है ना? जिस वक्त ब्रदर का बर्थ हुआ था, भाई फादर की एज तो सिस्टर के बर्थ के वक्त पता है, ब्रदर के वक्त बर्थ पर आने के लिए कितना साल आगे जाना पड़ेगा? तो 4 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी यहाँ इसकी एज क्या हो जाएगी? 32। ठीक है, और मदर की एज इसके बर्थ के वक्त पता है, तो जिस वक्त ब्रदर का बर्थ हुआ उस वक्त इसकी एज के लिए, मदर की एज के लिए 3 साल पीछे आना पड़ेगा, यानी ये एज क्या हो जाएगी? तो आंसर क्या मिल गया आपको? सिंपल। ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया, समझ में आगे तो कुछ भी नहीं है, जिसने भी कर लिया बहुत ही बढ़िया। दोबारा बताऊं?
तेज से करिए। कर दे स्विच, हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। नेक्स्ट ध्यान दो, ये नॉर्मल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो वन लाइनर ऐसे ही है। अब पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर, किसी ने पूछ ली एज पर्सन से, तो वो क्या कह रहा है, उसका रिप्लाई क्या है, टेक माई एज 3 ईयर हेंस, बोलता है जो भी मेरी एज है उसमें 3 ऐड कर दो, 3 साल आगे की ले लो, तो x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो, बोलता है मेरी जो 3 साल पुरानी एज है उसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसकी प्रेजेंट एज x है, 3 साल पुरानी x - 3 होगी, उसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोलता है जो भी आएगा वही मेरी एज है, जो भी आएगा वही इसकी एज है, इसकी एज तो हमने x बोला था। मिल गई इक्वेशन, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मेरे पास, 18 साल। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, है तो एक बारी और बोलूंगा, हो गया। तो ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, दोबारा बोलो, -3x और ये 3x कैंसिल, और x आ गया हमारे पास 18 आंसर। किसी को भी कंफ्यूजन है बोल जरूर देना। लगभग पिछले साल 16 क्वेश्चन आए थे क्वांट के, 60 में से 60 का पेपर था तब, और 16 क्वेश्चन क्वांट के आए थे, जिसमें मैंने ध्यान पड़ रहा है जो शायद 1 या 2 एज के थे। हाँ, और हमने ये असाइनमेंट मतलब एनफ है, तो 40 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, कम नहीं है, दिमाग फिर भी चलाना पड़ेगा, सेम कुछ आता नहीं है, सोचना आ जाता है टॉपिक करने के बाद। मेंसुरेशन के 2 टॉपिक होते हैं, एक प्लेन मेंसुरेशन होता है, एक सॉलिड मेंसुरेशन होता है, जो आपने 10th में नाम एरिया रिलेटेड, एरिया के नाम से और सरफेस एरिया के नाम से 2 चैप्टर किए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इनको समझना, पहले सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं। मेंसुरेशन में पहले मैं प्लेन वाला पार्ट ले रहा हूँ, एक टॉपिक प्लेन वाला हो जाएगा, एक टॉपिक सॉलिड यानी 3D वाला हो जाएगा, एक टॉपिक 2D फिगर का हो जाएगा, एक टॉपिक 3D फिगर का हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग आप लिख लीजिए मेंसुरेशन, प्लेन और 2D, मेंसुरेशन, प्लेन और 2D फिगर को रिलेट करने वाला टॉपिक है। किताबें इसे एरिया एंड पैरामीटर के नाम से भी बोलती हैं इस टॉपिक को। होता है ना भाई, टॉपिक के नाम सारे पता होने चाहिए। अब बच्चे कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपने सिलेबस डाउनलोड मारा कहीं से सीयूटी का, हमने करा दिया आपको मेंसुरेशन प्लेन, आप कह रहे हो एरिया एंड पैरामीटर तो हुआ ही नहीं सर अभी। ठीक है, इसी टॉपिक के नाम है। खैर, सामने ध्यान से सुनना शुरू करो, बहुत फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पता ही है, बस हम एक बार नोट बना रहे हैं, कोई गैप हो तो पूरा हो जाएगा, और गैप पक्का है, हर बच्चे का है। ठीक है, लेकिन सिर्फ गैप ही पूरे करने हैं। मैं सबसे पहले मैंने बोला ट्रायंगल, 2D फिगर है, समझते हो सारे, और ट्रायंगल भी कौन सा, स्केल एंड ट्रायंगल, नाम देने की तो जरूरत नहीं है ना, सबको पता है स्केल एंड ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है। ठीक है जी, मिलेगा। तो खैर, मैंने बोला स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूजुअली हाफ इंटू, जो तुमने हमेशा से हमेशा तक पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, एकदम शॉर्ट चलता है, सबको पता है। बेस कोई भी साइड ले लो, ध्यान से सुन लेना, बेस कोई भी साइड ले लो, लेकिन जो तुमने बेस लिया उसके सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ अल्टीट्यूड 90 की लाइन हाइट है। मान लीजिए बेस ये लिया, तो सामने वाले ड्रॉ वर्टेक्स से ड्रॉ अल्टीट्यूड 90 की लाइन हाइट है, मार्क कर देते हैं एक बारी।
तो ये तो खैर 6 क्लास का भी बच्चा नहीं सोचता इस बात को कि इसमें कुछ समझने के लिए है। आपके लिए जरूर है, मैं फिर कह दूं, मैंने एक खास बात बोल दी है, बेस अगर ये साइड लोगे तो हाइट ये नहीं हो सकती, फिर इसके सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ अल्टीट्यूड हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। एरिया का मतलब हर बच्चा जानता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिगर है, जितनी जगह जो फिगर घेरती है इसे ही हम एरिया कहते हैं। और ट्रायंगल का एरिया कई बार वो बेस तो होता है, हाइट नहीं होता, कई बार साइडें हमारे पास तीनों होती हैं, और अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वो यूज होता है। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मतलब सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। पूरे ट्रायंगल किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। तो बोलो ट्रायंगल की तीनों साइड मैंने दे दी आपको एबीसी, तो बाउंड्री की लेंथ क्या बनी, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा पैरामीटर हो गया। उसका आधे को सेमी पैरामीटर एस कहा जाता है इस मामले में। यानी एस क्या हो गया हमारा, ए प्लस, सब याद आ रहा होगा आपने कभी ना कभी पढ़ा। तो बेस साइड मिल जाए तो ये फॉर्मूला, तीनों साइडें मिल जाए तो ये फॉर्मूला, एरिया तो आ ही जाता है। पैरामीटर को कोई बोले भाई भैया फॉर्मूला लिखवा दो, तो जब स्केलन ट्रायंगल और तीनों साइडें अलग अलग है और मान लो वो एबीसी है, तो पैरामीटर यानी बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। जनरल मैथ्स की आप कोई और अच्छी और ज्यादा मतलब क्लास वाली तैयारी करना चाहते हो, इसमें तो हम एक टाइम का लिमिटेशन ऑलवेज आता है ना। ठीक है भैया कि यार अभी 1.5 महीना है, तो उसमें बांध के कराना है टॉपिक, और हर चीज जरूरी पूरी हो जानी चाहिए, तो उस हिसाब से क्लास चल रही है। लेकिन कोई बच्चा बोले भैया मेरे पास घर पे तो टाइम है, आप फ्राइडे नहीं होते हो, साथ सैटरडे नहीं होते हो, संडे नहीं होते हो, आपके पास कोई पुराने साल की ऐसी वीडियो है जब आपने बहुत डेप्थ में जाके कराया हो। तो एक साल ऐसा आया था कि एग्जाम पोस्टपोन में पोस्टपोन होता गया, तो हमारा बैच शुरू तो ऐसे ही हुआ था 1.5 सवा महीने का, लेकिन वो 1 महीने आगे खिसका, क्लास चलती रही, और 1 महीने आगे, तो वो पूरा इतना डेप्थ पे हो गए सारे टॉपिक बार बार होके, ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व हो गई। तो चाहिए हो तो हैंड रेस करो, मैं पूरा वीडियो सेक्शन ऐप में ऐड कर दूं आपका, जब आपको जो टॉपिक लगे ये हल्का है, ये अच्छा तैयार करना है, उससे कर जाना। ठीक है, ग्लास बोर्ड वाली क्लास है, ये वाली नहीं है, शीशे की क्लास से बढ़ाते थे तब हम, 3-4 साल पुरानी बात है। बड़ा नेक्स्ट, खैर नंबर 2, सर ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों साइडें इक्वल हो जाए और मान लो तीनों साइडें ये हो जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड को मैं ये बोल चुका हूँ तो ए स्क्वायर बोल देता हूँ, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, वैसे हेरोन फॉर्मूला से बनता है। हेरोन फॉर्मूला में ही तीनों साइडें ए डाल के तो 3a/2, और वो सारी चीजें इससे भर के सिंपल कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा, जरूरत भी नहीं, आपको ये याद ही है लगभग लगभग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। पैरामीटर बोलने की बात नहीं, आप अपने आप से कह दोगे सर एक साइड पता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की साइड की लेंथ यानी पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब एक बारी में लिख लेना, पहले नॉर्मल नॉर्मल चलने दीजिए आप, इसके बाद सर्कल पकड़ लेते हैं। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम यूजुअली सर्कमफ्रेंस कहते हैं, पैरीमीटर तो किसी भी फिगर की लेंथ को आप कह ही सकते हो, बाउंड्री की लेंथ को। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पहले 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है पता है तुम्हें, बच्चा बोलेगा क्यों ही लिख रहे हो, कोई खास बात है इसलिए लिख रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है, ये तो किसी को भी पता है, ये क्या बताने की बात हुई, पाई 22/7 होता है यार। लेकिन जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप किसी इंटरव्यू के लिए यहीं जीडीवीटी में कहीं बैठे हो, तो कहीं कहीं आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई, और आप अभी भी अटक जाओगे कि पाई का मीनिंग बताने में, वैल्यू मत बोलाना। ठीक है जी, और बोलना है अगर उनके क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो तो बोलना पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, लेकिन ये पूछता कोई भी नहीं है मीनिंग ऑफ पाई। मीनिंग ऑफ पाई कुछ नहीं है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मीनिंग ऑफ पाई से ही बना है। क्या, यहां से पाई बनाओ c/2r, ये शिफ्ट कर दो बस। तो पाई एक्चुअली क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ
और डायमीटर का रेशो। तो कोई भी पूछेगी पाई का मीनिंग क्या है, सरकमफ्रेंस बाउंड्री की लेंथ और डायमीटर की रेशो को क्या कहते हैं हम, पाई। ठीक है, तो पहिया बनाने में पढ़ा ही होगा ना हिस्ट्री में, पहिया बनाने में हजारों हजार साल लग गए। ठीक है, तो पहिया बना कैसे, बिल्कुल बिल्कुल राउंड ऑब्जेक्ट कैसे मतलब बन गया। ठीक है, तो बाउंड्री की लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करके जितना 22/7 3.14 इंफिनिटी तक भागता है, जितना इसके नजदीक पहुंचोगे उतना राउंड ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है भैया, उतना आप सर्कल के नजदीक हो जाओगे। ठीक, लिख लो। पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल है तो किसी को भी पता है, लेकिन लिख जरूर लेना, नोट्स में जाने देना। तो इससे रात चलाओ बच्चों, जरा ऐसे स्लो मोशन वाले नहीं, भगा के करो। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज पाई। ठीक है, देखो ऐसे भूल सकते हो आप, आपको ये फॉर्मूला तो हमेशा से पता है, तो आप माइंड में ही सोच लो, 2r को इधर भगाया c/2r, ऊपर सर्कमफ्रेंस नीचे रेडियस का डबल डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो पाई आ रहा है। तो यही डेफिनेशन है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो पाई है। एक अनयूजुअल सी बात, लेकिन इसका क्वेश्चन बन जाता है तो कह देते हैं, टेक्निकल है थोड़ा सा, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल जिसकी साइड, सभी दिमाग लगाना, एक ट्रायंगल जिसकी साइड है ए बी सी है, तो ठीक है, तो आप जानते हो समझते हो, आपको लगता है कि ट्रायंगल की साइडों को भाई साइलेंट केस में अनइक्वल हो तो एबीसी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान देना, कई बार वो देना कौन सी है कौन सी बी कौन सी सी, और इस चीज की जरूरत है कि कौन सी ए बी सी। तो इन साइलेंट कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कुछ ना कहे तो कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी कही जाती है। इस पे क्वेश्चन फंसा रखा और उसने ना बता रखा हो तो मार्किंग ऐसी ही होती है। ठीक है भैया, मेरा क्वेश्चन कुछ और है, इन सर्कल अंदर बनने वाले सर्कल की रेडियस आर है। ठीक है, मैंने कहा भाई अब ट्रायंगल को भी पढ़ चुके हो आप, सर्कल को भी पढ़ चुके हो, अब नया क्या आ जाएगा, हम कह रहे हैं ट्रायंगल का एरिया दे दो, जबकि हम आपको ये तीनों साइडें भाई जो लिखा है वो सब दे रहे हैं, तीनों साइडें दे रहे हैं और रेडियस दे रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कैसे निकलेगा, बोल दो। हाँ अरे भाई इतने सारे बच्चे बैठे, कोई तो बता दो यार, पक्का हंसोगे अपने ऊपर पेट पकड़ पकड़ के। तीनों साइडें तो भी दी है, हेरोन फॉर्मूला ही लगा लो, ट्रायंगल का ही तो एरिया निकालना है, तीनों साइडें तो मैंने दे ही रखी है, हेरोन फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत है क्या। तो देख लो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आया हो, तुम देखते रहो घूरते रहो, भैया ये तो अंदर सर्कल भी था, अंदर रेडियस भी थी, पता नहीं क्या होगा, हे भगवान। ठीक है भैया, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी आप लायक नहीं हो। ठीक है, थोड़ी देर में लायक बन जाओगे तब बताऊंगा। नेक्स्ट, अभी तो आपने, मैंने जरा सी गुगली डाली, गुगली भी नहीं डाली, मैं तो बॉल डालने का इशारा ही किया था, तुमने बैट तेज से लाया अपनी विकेट में मार दिया, आउट हो गए। ठीक है भैया, ऐसे थोड़ी होता है। फोर्थ, 4 डायमेंशनल फिगर पर आते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको लगभग लगभग मालूम है, लेकिन फिगर पे मार्क कर देता हूँ। रेक्टेंगल 4 साइडेड बाउंडेड फिगर है जिससे अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल एंगल 90 है। रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरीमीटर का फॉर्मूला सब सोच सकते हो सर, लेंथ प्लस लेंथ डबल ऑफ लेंथ डबल ऑफ ब्रेथ, बाउंड्री ऐड कर दो डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एल प्लस बी। और ध्यान से सुनते रहना, कोई चीज ऐसे मान लेना मेरे को आती है वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हर फिगर में कहीं भी आपको अटकाया जा सकता है। डायगोनल का फॉर्मूला, ये डायगोनल है इसमें, और कुछ भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पैथागोरस से बन जाता है। अगर डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो पैथागोरस से बन जाती है, हर कोई जानता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो सबको दिख रहा है डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का स्क्वायर को इधर उड़ा दो तो रूट हो जाएगा, यानी डायगोनल का फॉर्मूला हो गया रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, स्क्वायर,
स्क्वायर फोर साइडेड बाउंडेड फिगर है जिनकी चारों साइडें इक्वल है, चारों एंगल 90 है। इसमें एरिया का फॉर्मूला आपने हमेशा से पढ़ा है, साइड स्क्वायर है, चारों साइडें इक्वल है, चारों को एस कह सकते हो आप। पैरामीटर का फॉर्मूला कोई ऐसी सोच लेता है सर चारों साइडों की लेंथ इन्होंने निकालनी और चारों इक्वल है तो 4 इंटू साइड, जो खास है ये तो बेकार फॉर्मूले हो गए। शायद कुछ डायगोनल का भूल रहे हो। किस किस को ध्यान है अभी तक डायगोनल का फॉर्मूला? 10th में आपने लास्ट पढ़ा था, 12th में आपने एओडी में एक आधे क्वेश्चन में यूज कर लिया था, अगर आपने ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया हो तो। डायगोनल का फॉर्मूला भूल गए ना सारे? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 10th में तो सबने बहुत भर भर के पढ़ा हुआ है, रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। और याद करना अभी अच्छे से, लेकिन एक मिनट, ये इसका डायगोनल है, डी बोल देते हैं, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कुछ नहीं, जस्ट पैथागोरस है। तो अगर मैं यहाँ पैथागोरस यूज कर दूं डायगोनल निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है जी। डायगोनल स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू साइड स्क्वायर, स्क्वायर राइट ले जाओगे रूट 2 और साइड स्क्वायर का रूट कट के साइड बाहर आ जाएगी, बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो याद भी कर लेना और थोड़ा सा एक बार एक नजर को देख लिया तो ध्यान रहता है, बड़े बच्चे बहुत हैं और सब पहले कभी ना कभी करा भी हुआ है आपने, लेकिन एक छुपा हुआ फॉर्मूला है, ये याद हो गया ना तो असली टाइम बचाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन है ये इस पे डिपेंडेंट आएगा तो नकली क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला एक और होता है स्क्वायर में, हाफ डी स्क्वायर, हाफ डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा सा टाइम बचा जाएगा आपका। नहीं तो होता क्या है, एक मिनट सुन लेना भाई, उसने डायगोनल दे दिया, एरिया पूछ लिया, तो भाई एरिया का फॉर्मूला तो साइड स्क्वायर है, तो आप पहले यहाँ डायगोनल डालते हो और शिफ्ट करके साइड निकालते हो, जब साइड आ जाती है फिर आप यहाँ डालते हो, फिर एरिया निकालते हो। इसी तरीके से हमने फॉर्मूला बना रखा है, देखो साइड का मतलब क्या आएगा? डी बाय रूट 2, और साइड को डी बाय रूट 2 डाल के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भैया। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, करो फटाफट से। एक मिनट दोबारा देखोगे, एक मिनट दोबारा देखोगे, एक शब्द गलत बोल दिया ना कि उसी को सोचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला यहाँ साइड निकाल के डाल दो, साइड नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? डायगोनल, डायगोनल डालना है ना, डायगोनल का तो है ही रूट 2 इंटू साइड, एक बार फॉर्मूला चेक करना हो तो रूट 2 इंटू साइड यहाँ डालोगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 साइड स्क्वायर, रूट 2 से मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला वही आ जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है भैया, ठीक है। फॉर्मूला तो लिख लिया ना, बस इतना कह रहे हैं, डी डायगोनल का फॉर्मूला रूट 2 साइड यहाँ डाल दिया तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और साइड का स्क्वायर साइड स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया तो फॉर्मूला तो वही आ गया, तो अच्छा सा टाइम बता जाएगा। सिक्स्थ पैरेललोग्राम, दोबारा बोलो, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, पैथागोरस लगाइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर 2 साइड स्क्वायर, स्क्वायर उधर लेगा रूट 2 साइड स्क्वायर का रूट साइड, फॉर्मूला बन गया डायगोनल का रूट 2 इंटू साइड, याद करना चाहिए। सामने देखो पैरेललोग्राम, शेप सही बनाना, पैरेललोग्राम वो फोर साइडेड बाउंडेड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, वो तो रेक्टेंगल में भी थी, लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होना जरूरी होता है, इसमें 90 होना जरूरी नहीं होता, तो टिल्ट कर दिया जानबूझ के ताकि दिखे शेप कि 90 एंगल तो नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेलल भी है, पैरेलल का मार्क सेम डायरेक्शन से दिखाया जाता है।
पैरेललोग्राम का एरिया मुझे निकालना, ये पैरेललोग्राम का बेस है, तो हाइट ध्यान देना, तिरछे फिगर की हाइट ना हम मतलब उस फिगर के बनने से डिफाइन नहीं करते, सीधी फिगर है 90 वाली लाइन वाली तो हाइट डिफाइंड होगी, जैसे ये टिल्ट हो गया तो हाइट कैसे डिफाइन करूं, तो फिर सामने वाले वर्टेक्स से बेस पे एक परपेंडिकुलर अलग से डालना पड़ता है, ये हाइट है, ठीक है ना भैया। हाइट तो टॉप पॉइंट से बेस तक बनेगी, अब टॉप पॉइंट से तिरछे पे मिल रहा है तो टॉप पॉइंट से बेस से परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइट मिलेगा, तो खैर ये हाइट हो गया। और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ऐसा नहीं आप सारे फॉर्मूले भूल रहे हो, कोई कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, जैसे ये यूज नहीं होता बहुत ज्यादा, तो ये काफी भूल रहे होंगे बच्चे, तो पैरेललोग्राम का एरिया ध्यान से पढ़ लो, बेस इनटू हाइट। सामने ध्यान देना पैरामीटर का फॉर्मूला, मान लीजिए इसको लेंथ बोल दूं तो ये भी लेंथ है, इसे ब्रेथ बोल दूं तो ये भी ब्रेथ है, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही है, तो पैरामीटर का रेक्टेंगल वाला ही हो गया, 12 प्लस 2 भी 2 कॉमन है, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट 7th रोम्बस। रोम्बस ध्यान से सुनो, मत पेन चला भाई। रोम्बस फोर साइडेड बाउंडेड फिगर है, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल है। सर वो तो स्क्वायर में भी है, बस स्क्वायर सीधी फिगर है, चारों एंगल 90 है, ये टिल्ट फिगर है, चारों एंगल 90 होना जरूरी नहीं है। हाँ चारों साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल है। रोम्बस का एरिया निकालना, ये फॉर्मूला भी आप काफी भूल रहे होंगे, डायगोनल से निकलता है एक्चुअली, एक डायगोनल को मैंने D1 बोल दिया, दूसरे डायगोनल को मैंने D2 बोल दिया, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। चूंकि रोम्बस की चारों साइडें इक्वल है तो पैरीमीटर चारों साइडें इक्वल है, तो पैरीमीटर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, फोर साइड। कई बार ये डायगोनल देके साइड पूछ लेता है, ये रोम्बस का एक फेमस क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भी टॉपिक कराऊंगा, मैं टॉपिक में 100 क्वेश्चन करा दूं, 40 करा दूं, 20 करा दूं, कितने भी करा दूं, टॉपिक थोड़ी खत्म हो जाता है, मैथ्स नहीं खत्म होता ना, तो मैथ्स खत्म होता है कंसेप्ट से। आपने 30 40 50 क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट लगाने आ गए, ठीक है ना, और कंसेप्ट इन जनरल आपने सुन रखे हैं, तो आजू बाजू भी सब होता है, तो कोई भी चीज छोड़ मत देना, हर चीज का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन हर चीज में आपको बोलूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। रोम्बस में एक्चुअली डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। रोम्बस में डायगोनल एक्चुअली एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाते हैं। इससे हम रोम्बस की साइड का फॉर्मूला बना देते हैं, जो बहुत आसान है, आपने जो भी सोचेगा उसे इसी वक्त ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख जाएगा, तो फिर याद करना बहुत आसान है, नहीं तो फिर मजबूरी में याद करना पड़ेगा, करना तो फिर भी पड़ेगा। ध्यान से देखो, किसको बनता हुआ दिख गया फॉर्मूला, किसी को भी दिख सकता है, कोई अपने आप को कम मत मान लेना कि भाई मैंने तो 2 साल हो गए मैथ छोड़ा हुआ और मैं पहले वीक था मैथ्स में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी तो आप बड़े हो, बहुत दिमाग चला लोगे। देखो ये पूरा डायगोनल है, डायगोनल इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी डायगोनल आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा, D1/2। ये पूरा D2 है, ठीक है, मैंने इसे D2 बोला, ये D2 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, D2/2, इसका आधा क्या हो जाएगा, D1/2। और ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक दूसरे पे 90 एंगल बनाते हैं, और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और कुछ भी नहीं, हमने पाइथागोरस यूज कर रखी है भाई। ये साइड D1 का आधा है, ये D2 का आधा है, और ये निकालनी है, यही है रोम्बस की साइड। तो कैसे निकलेगी, आप पैथागोरस क्या कहती है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम होता है, तो बोलो 90 के अपोजिट वाली साइड का नाम क्या है हमारा, साइड, तो साइड का स्क्वायर इक्वल है इस साइड D1/2 का स्क्वायर प्लस इस साइड D2/2 का स्क्वायर, और जो साइड का स्क्वायर है उधर उड़ा दिया, क्या बन गया, बन गया मेरा रोम्बस के साइड का फॉर्मूला। पानी क्लियर है, लिख दो फटाफट से। हाँ L है, L इंटू एच में आप ये ना कर लो कि आप H को B मान लो,
दूसरा डायमेंशन मान लो, तो उसी शक्ल से लिखो, नाम से लिखो, मतलब बी तो लिखना ही नहीं चाहिए ना, बेस ही लिखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे आ जाओ, आप आगे ही बैठा करो, आप उधर मत बैठा करो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी फिर सोचो कि क्या मैंने कुछ कर दिया जो आपने आगे बोला, कुछ नहीं करा, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, ऐसे मानो। अब सही है, हो गया। नेक्स्ट, 8th, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल और एक नॉन पैरेलल है। कहीं टेंशन मत ले लेना, मतलब फॉर्मूले पर आधे ही याद करने हैं तुमने, मान लो बहुत भूले भी हो तो, और वो ध्यान देते ही शीट तो यूं ही निपट जाएगी। 3-4 क्वेश्चन आपके, जो 16 क्वेश्चन आपके आने हैं उसमें से 3-4 तैयार हो जाएंगे, एरिया के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। तो जो पैरेलल साइड होती है ना, ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल है, तो पैरेलल साइड के पेयर को नॉर्मली हम ए भी बोलते हैं, और पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को हम एच बोलते हैं, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को मैंने ए बी बोल दिया, तो ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को मैंने एच बोल दिया। पैरीमीटर का फॉर्मूला ऐसे में क्या लिखूं? एक्चुअली तो नहीं होता, और कहो तो लिख भी दूं, कोई साइडों पर कोई रूल तो है नहीं कि कोई साइड इक्वल ही होगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा फिर तो चारों साइड अनइक्वल है, जब देगा तो ऐड हो जाएंगी, यानी यहाँ तो बस वो मीनिंग ही लिखना पड़ेगा पैरामीटर का कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है जी। और यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं, चलो एक फिगर और रह गई, वो भी पूरी करते चलो। सामने देखो, 1 सेकेंड और रुक जाओ, 9 नंबर। कोई भी 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर, इससे पहले देखो कोई बहुत ज्यादा नहीं आ गया, रेक्टेंगल तुम्हें याद है, स्क्वायर तुम्हें याद है, पैरेललोग्राम रोम्बस पे ध्यान देना है बस तुमने। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम रोम्बस, 4 4 साइडेड फिगर गई, बस एक ही बची, 5वीं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कोई कोई खास नेचर ना हो। इन सब में कुछ ना कुछ खास हो जाता है, कहीं अपोजिट साइड इक्वल है, कहीं चारों इक्वल है, कहीं चारों एंगल 90 है, कहीं नहीं है, वही 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है हमें, कोई आमने सामने की साइड इक्वल हो, 9 कुछ नहीं बता रखा, बस 4 साइड की फिगर है, तो उसमें एरिया का सच्ची बोले तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन पढ़ा भी है आपने हमेशा, ठीक है, सारी किताबें भी लिखती हैं। तो एक्चुअली वो कंसेप्ट ऐसे बना रखा है कि भाई, तो ये तो इरेगुलर फिगर है, और इरेगुलर फिगर का एरिया निकालना हो तो एक डायगोनल बनाओ, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, वही फॉर्मूला हर किताब लिखती है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर रटना पड़ जाएगा, तो सीधी बात है, मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस डायगोनल को डी बोल देते हैं, ठीक है, ये बेस वो है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का ये बेस है, बेस के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट है, इसे h1 नाम दे दो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये बेस है, सामने वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, ये इसकी हाइट बोल दो, इसको h2 बोल दो। और अब बोलो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ डी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? h1 प्लस h2, ठीक है। तो सारी किताबें ये फॉर्मूला लिखती हैं, पैरामीटर का फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जब साइडों पे कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई 2 बराबर 3 बराबर कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग ही है, तो भाई वही है कि जब सारी साइडें दे देगा तो सम ऑफ ऑल साइड बाउंड्री की लाइन आएगा, ठीक है। अब पूरे कर लो, अब क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया है। 9th फिगर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर जिसमें कोई खास बात नहीं पता। कितने फॉर्मूले हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर? सोचो जरा, 12वीं मैथ्स वालों, 12th के सोचो पहले,
वेक्टर के लिखने बैठोगे, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, फिर इनवर्स को भी लिखोगे, फिर रिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज, फिर मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट ना, एक आधा रजिस्टर भर जाएगा। फिर 11th वाले भी मान लो ट्रिग्नोमेट्री के, भाई सब कंप्यूटर बन चुके हो तुम अगर सच्ची सोचो तो। और तैयार है, बहुत सारे तैयार है लगभग सबके, कोई अपने आप को कमजोर भी मान रहा है उसको भी बहुत तैयार है। नेक्स्ट, सामने देखो 10th, सर्कल का रेडियस और आर्क से बने सर्कल के पार्ट को सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं, है ना। 10th में बहुत भर भर के क्या आपने पूरा एक चैप्टर इसी बात पे निपटा के आए हो आप 10th में। बस एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट सीधा सा आता है, इस बात पे छोड़ना पड़ जाएगा कि फॉर्मूला ही रिवाइज नहीं किया, बस सोच तो आप सब कुछ सकते हो। तो एक बारी पूरे, मैं अभी के अभी याद करा दूं, कुछ पैटर्न होते हैं। सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, उसके टुकड़े का निकालना है ना, तो बस उसी पाई आर स्क्वायर की थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा ये सेंटर एंगल है, ध्यान देना, थीटा ये सेंटर एंगल है, ठीक है। और एक सेकंड में प्रूफ दिखाता हूँ, कोई फील में पूरा बड़ा कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एक सेकंड में फील ही दिखता है बच्चे को, सर पूरा सर्कल 360 और ये उसका थीटा पार्ट, थीटा बाय 360 पार्ट, ठीक है। पूरा एंगल 360 है, ये एंगल 90 है मान लो, तो 90 बाय 360 1/4 सर्कल हुआ है, तो थीटा बाय 360 पार्ट हुआ है, तो पूरे सर्कल का थीटा बाय 360 पार्ट कर दिया, फॉर्मूला तो बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। और आर्क की लेंथ निकालनी हो, ये फॉर्मूला भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। पूरी बाउंड्री की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर, लेकिन तुमने तो यहाँ सिर्फ थीटा एंगल रोटेट किया है, तो पूरी बाउंड्री अगर 2 पाई आर है तो बस उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भैया। मान लीजिए 360 डिग्री घुमाने से 2 पाई बनती है, और मान लो 90 डिग्री घुमाया तो 2 पाई का 1/4 बनेगी, क्योंकि 360 90 का 1/4 है, तो थीटा बाय 360 पार्ट और फुल बाउंड्री, ठीक है भैया। ये आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आ गया। सेक्टर के एरिया का ये छुपा हुआ फॉर्मूला भी होता है, हाफ एल आर, ये ना बताओ तो बहुत टाइम लग जाता है फिर एरिया निकालने में। हाफ एल आर, बस आर्क की लेंथ देता है, रेडियस देता है, बस यहाँ पुट करनी है, सेक्टर का एरिया आ जाता है, ठीक है। बस एक और रह गया, पूरी मेंसुरेशन खत्म है 6th क्लास से लेके जब तक आप पढ़ोगे, कोई और बात बचेगी ही नहीं। बहुत टेक्निकल नहीं हो रहे, नॉर्मल नॉर्मल सारी खत्म हो जाएंगी, मतलब तुम्हारे सीयूटी एग्जाम के हिसाब से। तो नेक्स्ट आ गया सर्कल का वो पार्ट जो कॉर्ड और आर्क से बनता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। और आप पहले क्या क्या पढ़ के आए हो सारा बाईपास कर रहा हूं, बहुत सारे केसेस फॉर्मूले पढ़े हुए हैं इसके, इसका क्वेश्चन आ जाए एक ही फॉर्मूले में काम निपट जाएगा आपका। सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, सेगमेंट का एरिया, तो फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली सेक्टर का एरिया पहले कर लेते हैं हम, पूरा सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल के एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बस कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हो गया खत्म फॉर्मूला। नहीं, ऐसा नहीं है निकल नहीं सकता, बना नहीं सकते, तो इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन कंटेक्स्ट नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। दिमाग जो चीज सोच सकती है पक्का वो क्वेश्चन भी हो सकता है, उसका आंसर भी हो सकता है, लेकिन हम लाइन एंड लेंथ कोई तो डिसाइड करेंगे ना। पैरीमीटर तो क्या खास बात हुई, देखो कॉर्ड की लेंथ और आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ का लिखा हुआ है, कॉर्ड की लेंथ के लिए क्वेश्चन में हिंट देगा, बड़ी बात हुई नहीं है, तो 10वीं का बच्चा नॉर्मल में कर लेता है। अपनी फॉर्मूला बुकलेट निकाल लो अगर फेंकी ना हो तो, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, एक 10th में बनाई होगी, एक 11th में बनाई होगी, एक 12th में बनाई होगी, 10वीं और 12वीं की काम की है अगर डोमेन भी पेपर भरा है आपने, नहीं तो 10th वाली तो बहुत काम की है,
उसको निकाल के एक दिन दो, 1 घंटा 2 घंटा लगा के रिवाइज कर लो। नेक्स्ट 12th, सामने ध्यान देना, कोई n साइडेड फिगर, n साइडेड बाउंडेड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा है तो काफी गैप हो गया, भूले होंगे शायद। यहाँ n का मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, सॉरी 3 या 3 से ज्यादा है ना। मैंने बोला n साइडेड बाउंडेड फिगर, तो लाइन सेगमेंट n पकड़ लो, तो 2 लाइनों से तो कोई फिगर बाउंड होती नहीं है। मिनिमम 3 से ट्रायंगल बनता है, 4 से क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 से सेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नोवागन, 10 से डेकागन, है ना, ऐसे बनता है। सामने देखते रहना। तो मैंने कहा n साइडेड बाउंडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। और इसमें कुछ चीजें चलती हैं जो एग्जाम में आती हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल तक मैं बोलूं, ट्रायंगल में सारे एंगल का सम, अब वैसे ही जानते हो 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 डिग्री। अब इसने पेंटागन 5 साइड की फिगर, सारे एंगल का सम पूछ लिया, कुछ भी नहीं है, ये बेकार बात है, लेकिन अब हमने कितना टाइम हो गया पढ़ के छोड़े हुए, तो बच्चा गड़बड़ कर देता है। तो पहली बात, किसी पॉलीगन में सभी एंगल के सम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। दो तरीके से पढ़ा सकता हूं, एक तरीका बस सीधा फॉर्मूला लिख दो, लेकिन अब इतने सारे हैं ना, अब इतने सारे और टॉपिक अभी तो और भी हैं, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। तो जहां कंसेप्ट हो सकता है वो बहुत बेटर है कि मीनिंगफुली दिख गया तुम्हें फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनना। 5 साइड वाली फिगर से दिखा देते हैं। पेंटागन बना रखा है मैंने, किसी एक कॉर्नर, भाई 5 साइड है तो वर्टेक्स भी 5 है, ध्यान देना। 5 साइड की फिगर में 5 साइड है, 5 कॉर्नर पॉइंट, 5 एंगल, ये पहले ध्यान देना। किसी एक पॉइंट को पकड़ो और सारे पॉइंटों को मिलाना शुरू कर दो, सारे वर्टेक्स को मिलाना शुरू कर दो, कितने ट्रायंगल बने, तो 3 ट्रायंगल का में एंगल का सम क्या होगा, 180 into 3 540। तो पेंटागन में भी सारे एंगल का सम क्या होगा, 540। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ी हुआ, ये तो हमने भाई ट्रायंगल बनाए। अब वो डेकागन के दे दे, डेकागन 10 साइड की फिगर है, नॉलेज होनी चाहिए, डेकागन 10 साइड की फिगर, तो ये थोड़ी फिगर बना के आप मिला रहे हो, मिलाने में ना नहीं याद आ जाएगी, तब कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितनी भी साइड की फिगर होती है ना ट्रायंगल, उसमें उससे 2 कम बनते हैं। जितनी भी साइड की फिगर होती है ट्रायंगल, उसमें उससे 2 कम बनते हैं। मैंने यही कर रखा है, ध्यान से देखो। n साइडेड फिगर 2 कम ट्रायंगल बनेंगे, मेरे को पता है, तो n-2, और जितने ट्रायंगल बनेंगे इनटू 180, तो कितने भी साइड की फिगर है उसमें सारे एंगलों का सम आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से बोलना, डेकागन 10 साइड फिगर, तो 10 साइड फिगर में पॉलीगन में सारे एंगल का सम क्या होगा, बोलो 10। माइंड में ऐसे सोचना, ट्रायंगल कितने बनेंगे, 2 का, फॉर्मूले को छोड़ दो, फॉर्मूला बाद में अपने आप याद हो जाएगा। 10 - 2 8, 8 ट्रायंगल बनेंगे, 8 × 180 आ गया सारे एंगल का सम। ये बात क्लियर होगी, फॉर्मूला भी याद हो गया। नेक्स्ट, अगली बात ध्यान देना। अब एक वर्ड होता है रेगुलर पॉलीगन। अब पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक्चुअली ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये कोई भी बच्चा जानता है, किसी भी फिगर में साइडें सारी इक्वल है, तो एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा। यानी अब चाहिए रेगुलर वर्ड देते के साथ ही वो बोलते रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है, सारी साइडें इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। अब मैं बोल दूं, एक रेगुलर पॉलीगन में आप ईच एंगल बता दो, एक अकेला एंगल बता दो उसका। पॉलीगन तो भाई पेंटागन, हेक्सागन, फिर कुछ भी हो सकता है, उसका एक ही एंगल बताना है। बच्चों बोलेगा एक कैसे बता सकते हैं, एक छोड़ तुम सारे तो बता सकते हो, सारे एंगल का सम एक बार ही बता दो। सारे एंगल n साइडेड फिगर है तो एंगल भी n बनेंगे, तो n साइडेड फिगर में ट्रायंगल कितने बनेंगे, n-2। सारे एंगल का सम क्या आएगा, इनटू 180। सारे एंगल का सम आ गया, कितने एंगल थे, कितने एंगल थे, n। सारे एंगल बराबर है, n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ईच एंगल आ गया। रेगुलर पॉलीगन है ना, सारे एंगल बराबर है, इसलिए निकाल सकते हैं। सभी एंगल के सम को जितने एंगल है उनमें बांट दो, हर बराबर बराबर होकर सारे एंगल आ जाएंगे। तो ईच एंगल इन रेगुलर पॉलीगन का क्या फॉर्मूला बन गया, n-2 × 180 अपॉन, ठीक है। एक और, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन। जहां पॉलीगन लिख रहा हूं वहां पॉलीगन है, जहां रेगुलर लिख रहा हूं वहां रेगुलर है। पॉलीगन मतलब कितनी भी साइड की फिगर, 3 4 40 50। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऐसे बोल देते हैं 50 साइड की फिगर है एक,
उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, बना के तो देख नहीं सकते, 50 साइड की फिगर ही नहीं बना पाएंगे हम तो बस कहानियां नहीं सुना रहा, नहीं तो हम लोगों ने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 11th में इसका फॉर्मूला प्रूफ कर रखा है, 10 बार ही हमने ये क्वेश्चन निकाल रखा है, लेकिन याद नहीं आएगा। ठीक है, कि एन एन पॉइंट में जितनी बारी दो दो पॉइंट छांटो उतनी बाउंड्री और उतने डायगोनल सब बन जाएंगे। तो NC2 बाउंड्री भी आ गई, डायगोनल भी आ गया, और इसमें बाउंड्री की काउंटिंग n माइनस कर दो तो डायगोनल बन जाएंगे। तो NC2 माइनस माइनस बाउंड्री की काउंटिंग n है, n, और NC2 को शॉर्टकट से सॉल्व कर लो, n n माइनस वन अपॉन टू इंटू वन माइनस n, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, n इंटू n माइनस थ्री अपॉन टू आ जाता है। जाने दो, किस किस को ध्यान आ गया, हमने पढ़ा तो हुआ ही है। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, बाकी बच्चे टेंशन नहीं ले लेना। 10th के बाद बहुत आधी दुनिया है जो मैथ्स नहीं पढ़ती और बड़े बड़े एग्जाम क्रैक मारती है वो। ठीक है भैया, तो खैर, तो बस नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है n माइनस थ्री बाय, ठीक है, 10 साइड की फिगर है, 10 डाल देना, कितने डायगोनल अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, आज घर जाके एक काम ये जरूर करना है, आप जब इसको पूरी शीट को देखोगे, पूरे नोट्स को, तो आपको दिखेगा 60-70% तो आपको बढ़िया से आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को पढ़ाई दो आप, बस जो गैप है उसको अच्छे से ध्यान करके एक नोट और बना लेना, एक बारी बस, एक बारी दोबारा जरूर नोट बना लेना, सुंदर सुंदर। ये आपका मेंसुरेशन प्लेन का काम बना। अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। ओके, कौन ऐसे बच्चे जिनको अभी ध्यान आ गए सारे फॉर्मूले, बस हो ही गए, याद ही हो गए, देखते देखते ज्यादा तैयारी थे, होंगे कुछ तो होंगे, नहीं है ना, लगभग तैयारी है ना। हो गया भैया, कितने हैं, ज्यादा थोड़ी है भाई, देखो तो सही, वहां से शुरुआत है यही तक आए हैं, कितने सही है। ठीक है, एक फोटो निकाल लो बढ़िया से मोबाइल से, बाद में जूम इन कर रहे हैं, करनी है फोटो कर लो, तो कंप्लीट फॉर्मूला आ गए, मोबाइल बढ़िया है तो जूम इन करके तो वापस सेम आ ही जाएगा। एक फोटो मेरे को भी भेज देना। लो भैया, आ जाओ क्वेश्चन, साथ रहना, क्वेश्चन करने से बात अच्छी बनती है। द रेशियो, जैसे जैसे कह रहा हूँ सब मिलके बोलते जाओ, अपने आप क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 1:4, दो स्क्वायर के एरिया की रेशियो 1:4 है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर के एरिया को A1 बोल देते हैं, दूसरे स्क्वायर के एरिया को A2, सभी ध्यान देंगे, कोई भी लिखेगा नहीं जब मैं बोल रहा हूँ, कोई नीचे नहीं देखेगा। आपको भी चाहिए क्या, कल छुट्टी मार ली थी क्या? हाँ जी, पास करो, और कोई? और कोई?
पीछे दे दो, पीछे दे दो। सर हाँ जी, सर मेरा असाइनमेंट नमन को दे दो आप। आपका असाइनमेंट नमन को देता तो सही, लेकिन आपका बचा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा जब आप आओगे, 1 मिनट ओके लगेगा। सर। नमन कौन है भाई? अच्छा, पार्थ। शिव भैया से लेते जाना है हाँ? सामने देखो, दो स्क्वायर के एरिया की रेशियो 1:4 है। मैं कह रहा हूँ लिखने पर ध्यान देना, क्वेश्चन तो बेकार ही बेकार है। दो स्क्वायर का एरिया सर, पहले स्क्वायर का एरिया A1, दूसरे का A2, एरिया की रेशियो 1:4 है। और पैरीमीटर, पहले का पैरीमीटर P1 बोल दो, दूसरे का P2, रेशियो निकालनी है। ठीक है, पैरीमीटर का फॉर्मूला देखो, ध्यान करो, स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? तो पहले स्क्वायर की साइड को S1 बोल देते हैं, 4S1 अपॉन दूसरे स्क्वायर का पैरीमीटर साइड तो अलग होगी, 4S2। 4 से 4 कट गया, रेशियो तो आ जाएगी, S1 S2 की रेशियो चाहिए, एरिया की रेशियो दी है। पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर यानी S1 का स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया S2 का स्क्वायर इक्वल है 1/4। ये स्क्वायर को उधर उड़ा दो, ये होल स्क्वायर ही बन रहा है पूरा, तो राइट जाके रूट हो जाएगा 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यानी S1 और S2 की रेशियो क्या आ गई, यानी पैरीमीटर की रेशियो भी क्या आ गई। ठीक है जी, आप छोटे में कर सकते हैं कई बच्चे, मेरे को तो मतलब ऐसा सबका ध्यान देना है ना। कोई बच्चा इसको डायरेक्ट सोच सकता है, एक लाइन लिख के भी कर सकता है, एक ही लाइन लिख के करना है, इतना मत लिख देना फिर। नेक्स्ट, अब संभालो, अब एक्चुअली ये वो वाली गुगली जो पिछली बार तो कुछ भी नहीं था। एक ट्रायंगल का पैरीमीटर 24 है। अब पैरीमीटर तो भैया तीनों साइडों का सम हो जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी 24 है। और बोल रहा है ये जो ट्रायंगल है ना, ये सर्कमस्क्राइब, एक इसका इन सर्कल है, एक इसका इन सर्कल, अंदर बनने वाला सर्कल, उस अंदर वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री की लेंथ 44 है। तो बोलता है ट्रायंगल का एरिया बता दो। होना किसी से भी नीचे मेरे हिसाब से, लेकिन कोई कर दे तो एक बात तो प्रूफ होगी कि आप में कोई बहुत अनोखा है। ठीक है, नॉलेज सबकी है, जिस बात से होना है अगर आप ध्यान से सोच लो तो एक एक को वो बात पता है, यानी एबिलिटी सबके अंदर है, निकलेगी कि निकलेगी निकलेगी वो बात है। सबसे भी एक बच्चा भी कर सकता है जो माने मेरे को तो मैथ्स बहुत कम आता है, और है अच्छा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कोई एक भी कर दे तो भयंकर बच्चा। चलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, पहले ना मतलब तीनों साइडों का सम दिया है, उसको जाने तो दिया हुआ है भाई, उसका क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस से कुछ निकलता है तो वो सोचो ना आप, कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना। तो यहाँ रेडियस तो आ ही जाएगी, तो एक बार रेडियस निकले तो फिर दिमाग चले तो चले, लेफ्ट राइट कैंसिल करूं, 22 2 44 कैंसिल, तो रेडियस कितना आ गया 7। ठीक है, जब रेडियस मेरी 7 आ गई तो एरिया कैसे आएगा? अभी भी कितना भी सोचोगे दिखेगा नहीं आपको, ये ध्यान देना जरा। ठीक है, वैसे तो या तो मैं फॉर्मूला ही लिखवा दूं भाई, एक ट्रायंगल है उसके अंदर बनने वाला इन सर्कल है और आपको एरिया निकालना, मुझे भी याद नहीं है वैसे इसका फॉर्मूला, मैं ऐसे ही तुक्का सा मारूं SR। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अंदर, इधर देखो, उसको छोड़ दे भाई, इधर देख, ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है? श्री राम, चलिए राम, एस श्री आर राम। ठीक है ना, एस क्या होता है? सेमी पैरीमीटर। ठीक है, हो सकता है मैंने शायद फॉर्मूला गलत लिख दिया, मैं अभी बनाऊंगा क्योंकि हर चीज मुझे भी याद नहीं है भाई। ठीक है, एस सेमी पैरीमीटर, आर रेडियस। ठीक है, तो लेकिन वही हो गया ना, ये तो आउट ऑफ बॉक्स फॉर्मूला हो गया, बच्चे कह रहे हैं जब आपको याद नहीं हमें कहां से रह जाएगा। ठीक है, तो भाई इधर देखो कुछ भी नहीं है यार, माइंड में इमेजिन लेना, बस ऐसे ही दिख जाएगा फॉर्मूला बनता बनता। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इन छोटे ट्रायंगलों के एरिया को निकाल के ऐड कर दो तब भी तो बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये रेडियस है आर, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइंड में बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इस ट्रायंगल का एरिया इस छोटे वाले का एरिया क्या होगा? हाफ बेस हाइट, बोलो क्या आएगा? हाफ यार,
थोड़ा भूल रहे हो तो याद दिला दूं, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 एंगल बनाते हैं, वो हाइट है। ठीक है, तो बोलो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ए आर, इस ट्रायंगल का एरिया बोलो हाफ बी आर, इस ट्रायंगल का एरिया बोलो हाफ, सबको दिख रहा है? तीनों एरिया ऐड करो, पूरे ट्रायंगल का एरिया करो, माइंड में ऐड करो, क्या आया? हाफ ए आर। बैठे मत रहो, बोलो हाफ ए आर प्लस हाफ बी आर प्लस हाफ सी आर। कॉमन लो, क्या कॉमन आया? हाफ आर। अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर, और बाहर हाफ है तो पेरीमीटर का हाफ क्या हुआ? एस। इंटू में क्या बचा? बन गया फॉर्मूला। कहानी क्लियर है? ऐसा वापस। तो खैर अब ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा सर, ये क्लियर हो गया सबको? और मैं अगर ऐसे लिखूं ट्रायंगल का एरिया के माइंड में ही सोच लिया सर, हाफ ए आर हाफ बी आर हाफ सी आर, हाफ आर तो कॉमन ही ले लिया, तो अंदर ए प्लस बी, ऐसे सोच के लिख लिया, कोई बात नहीं यार, ऐसी मुश्किल शक्ल भी क्यों ही लिखनी है। और अब तो आ गया एरिया, रेडियस 7 आ गई और ए प्लस बी प्लस सी का सम 24 था ही, तो सॉल्व करके कितना आ गया? 84। कहानी क्लियर है? ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्मल मत मानिए, बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और समझा तो कुछ भी नहीं निकला।